नमस्कार। कोना मनका की अगली कड़ी में हम पुनः अग्निशेखर जी का स्वागत करते हैं। अग्निशेखर जी महान विचारक, चिंतक, साहित्यकार हैं। आपकी कुछ रचनाएं यहाँ प्रस्तुत हैं। हालांकि आपकी अनेक रचनाएं तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मराठी, डोंगरी, गुजराती, बांग्ला, उर्दू में अनुवादित हुई हैं। आपकी एक रचना जवाहर टनल बहुत लोकप्रिय रही थी, जिसे जम्मू सरकार ने 2012 में पुरस्कृत करने के लिए आपको आमंत्रित भी किया था, परंतु आपने ये आमंत्रण अस्वीकार कर दिया। क्या वजह रही होगी जिसने एक साहित्यकार को इतना व्यथित किया होगा कि उसने पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया होगा? एक साहित्यकार, एक चिंतक, जिसका घर बार द्वार देहरी, अपनी मातृभूमि, अपना सब कुछ पीछे छूट गया हो, उसके मन तो क्या, आत्मा को भी कचोटा होगा। आइए सुने अग्निशेखर जी की दास्तान उन्हीं की जुबान। जी सुमन जी, ये दास्तान सच में एक त्रासद है कि उखड़ना, भागना, जान बचाकर भागना, बहन बेटियों को लेकर भागना, घर बार पीछे छोड़ना, और ये सब नागरिकों की कथा है। लेकिन मैं एक लेखक भी था, इसलिए मुझे दुख इस बात का भी है कि एक लेखक का संसार छूट रहा था, मेरी किताबें छूट रही थी। लगभग मेरे पास 250 किताबें थी। मेरी और मेरी पत्नी क्षमा जी की भी किताबें भरी थी हमारे घर में। आप भाग रहे हैं, कोई विकल्प नहीं है। और इससे पहले कुछ दिन आप छिप के रहे क्योंकि मुझ पे अटैक हुआ, मुझे मारने के लिए आए। मेरा दोष क्या था कि रेडियो कश्मीर श्रीनगर, जिसे आज आकाशवाणी श्रीनगर कहते हैं, वहाँ से मेरी वार्ता चल रही थी, एक श्रृंखला, और उसमें परंपरा और अंधविश्वास की नाम से एक श्रृंखला थी। क्योंकि मैंने लोक पर बहुत काम किया, 10 वर्ष मैंने कश्मीर के गांव-गांव में छान मारे हैं और मैंने लोकोक्तियाँ जमा की, मुहावरे जमा किए और असंकलित कहानियाँ मेरे पास थी लोक की। उन पर मेरा विश्लेषणात्मक काम था और मेरा पत्राचार अमृतलाल नागर जी के साथ था। उनका पत्र एक मेरे पास आया था लखनऊ से कि अग्निशेखर, तुम्हारा जो लेख माला में पढ़ रहा हूँ शिराजा में, तो ऐसा मन है, बन रहा है कि आपके कश्मीर आकर मैं एक उपन्यास की रचना कर सकता हूँ। मेरे पास कृष्णा सोबती का पत्र था। ये सारे लोग सराहते थे और गंगा प्रसाद विमल हो, सब लोग थे। यहाँ तक कि बाद में मुझे अज्ञे जी ने भी अपने एक मानसर में एक लेखक शिविर में भी रेखांकित किया था मेरे लेखों को। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक लेखक की दुनिया छूट रही। मेरी उपमाएं, मेरी तुलनाएं, मेरे रूपक, मेरी भाषा, काव्य बिंब, काव्य संवेदना, सब कुछ छूट रहा था और हम भाग रहे थे। और भागते भागते जब मैं अपने घर से श्रीनगर लाल चौक, जिसे आप सब जानते हैं, वहाँ पहुँचा तो एक क्रॉस फायरिंग हुई। और क्रॉस फायरिंग में मेरी दुनिया जो थी एक गठरी थी। उसमें मैंने डायरियाँ रखी थी, किताबें रखी थी, कुछ प्रकाशित अप्रकाशित सामग्री उसमें थी, पांडुलिपियाँ थी। क्रॉस फायरिंग में वो उस बस से नीचे गिरी और मैं जान बचाता हुआ जैसे तैसे निकला। और जब जम्मू पहुंचा तो वो गठरी जो थी वो लाल चौक में ही गिरी थी। यानी आज की तारीख तक भी मेरे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है शिक्षा का, वो डायरियाँ नहीं है, किताबें नहीं है। तो ऐसे में जब आप पहुंचे जम्मू तो आप सोच रहे हैं रास्ते में जो 300 किलोमीटर की पहाड़ी यात्रा है नीचे, और आगे कारें, बसें, ट्रक सब लदे भरे हैं लोगों से। और कई बार तो कई किसानों ने तो अपनी गायें तक उठाई थी, बछड़े तब देख रहे थे तिरपाल हटा कर कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ऐसा दृश्य आप देख रहे हैं, ये आपने सुना ही था या कई फिल्मों में देखा था। ऐसे में आप आए, हजारों की संख्या में नहीं लाखों की संख्या में आप जम्मू पहुँचे। उसमें मैं भी पहुँचा और ट्रेजेडी मेरी व्यक्तिगत रूप से ये थी, मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे वो अलग भागे, क्योंकि मेरी पत्नी मैके में थी, मेरे बच्चे ननिहाल में थे, वो वहाँ से भागे, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। आपस में कोई संवाद नहीं है और जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं? पीछे एक दहशत है और पीछे एक आतंक है।
पीछे उस माहौल से आप निकल रहे हैं जो आपको ख़त्म करने पर तुला हुआ है, और आगे आप एक आशावादिता की तरफ जा रहे हैं, आश्वासन की तरफ जा रहे हैं, यानी आगे कोई उजाला है, सांस लेंगे। तो ऐसे में एक जवाहर टनल है जम्मू और कश्मीर के बीच में 3 किलोमीटर लंबी। मेरा एक कविता संग्रह भी बाद में आया जवाहर टनल नाम से। आप जवाहर टनल से होते हुए निकल रहे हैं बाहर और उतर रहे हैं पहाड़, जैसे लामा उतर रहे हो तिब्बत से, तो आप पहुंचते हैं जम्मू में और कहलाते हैं शरणार्थी अपने ही देश में। और फिर अस्तित्व का संघर्ष, टेंटों के लिए संघर्ष, छत नहीं है सर पे, ज़मीन नहीं है पाँव के नीचे, आप गुरुद्वारों में, फुटपाथों पर, मंदिरों में, धर्मशालाओं में, बंद स्कूलों में, कॉलेजों में, जहाँ जिसको जो पग धरने की जगह होती है। और ऐसे में यहाँ एक गीता भवन है परेड जम्मू में, वहाँ सारे लोग हम जमा हुए, वो हमारा ट्रांजिट कैंप था। तो यहाँ एक निर्णय लेना था मुझे, एक नागरिक के नाते भी, एक जन पक्षधर कवि के नाते भी। मैंने अपने इन निर्दोष, बेसहारा और असहाय और सताए हुए लोगों का साथ दिया, चाहे कुछ भी हो, अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाए, क्योंकि मैं एक लेखक था। मुझे अपने लोगों के आंसू लिखने थे, उनकी कराहें लिखनी थी, उनकी पीड़ाएं लिखनी थी, उनके विश्वासघात लिखने थे, उनकी आशाएं लिखनी थी, उनके संघर्ष लिखने थे, जिसका मैं एक स्वयं बना। तो इस तरह एक साहित्यकार एक निर्वासित हो गया, और निर्वासित जब होगा तो उसने क्या लिखा? निर्वासन चेतना का साहित्य। ये मैंने ही नहीं लिखा, हमारे तमाम दर्जनों के ये सैकड़ों लेखकों ने, जिन्होंने हिंदी में लिखा, जिन्होंने उर्दू में लिखा, जिन्होंने कश्मीरी में लिखा, अंग्रेजी में लिखा, और आज 30 साल में एक निर्वासन चेतना का एक विमर्श खड़ा हो गया है। और हमारे पास सैकड़ों किताबें आई हैं, उपन्यास, कविताएं, नाटक, डायरियाँ, निबंध, खुल के लिखा जा रहा है, और बेहिचक लिख रहे हैं लोग कि हम किस सांप्रदायिकता के शिकार हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था धर्मनिरपेक्ष भारत में, जो कि नहीं होना चाहिए था इस सहिष्णु भारत में, हुआ, और इसको बताना जरूरी है। तो एक निर्वासन साहित्य का निर्माण हुआ। सर, आपने निर्वासन साहित्य की बात की है। निर्वासन चेतना का साहित्य क्या है? इसका केंद्रीय बिंब क्या है? मैंने सुना था कि मूर्तिकार, शिल्पकार, संगीतकार सभी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से इसका मर्म स्पर्शी चित्रण किया है। इसके विभिन्न स्तरों को भी बताइए हमारे दर्शकों कि कैसे उपजा ये निर्वासन चेतना का साहित्य। सुमन जी, मैं जो एक्सोडस की बात कर रहा हूँ उसे हम साहित्य में निर्वासन, सामूहिक निर्वासन कहेंगे, जिलावतनी भी कहेंगे। ये वास्तव में एक जेनोसाइड की उपज है, ये साहित्य हॉलोकॉस्ट की उपज है। ये साहित्य कहना बड़ा भी लग सकता है, क्योंकि ये साहित्य में जो हमारी ओर से सच आ रहा है, ये इतना ज़्यादा सच है कि किसी को झूठ लग सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? जबकि ये हुआ है। तो ऐसे में जिसे हम निर्वासन कहते हैं, ये विस्थापन नहीं है। विस्थापनों के कई प्रकार होते हैं। आर्थिक बाध्यताओं के चलते, आप विकास के चलते विस्थापन, प्राकृतिक आपदाओं के चलते विस्थापन, पहाड़ दस्तका, बाढ़ आई, आगजनी हुई या युद्ध हुआ। लेकिन हमारे विस्थापन के पीछे एक राजनीति है, एक घृणा की राजनीति है, अलगाववाद की राजनीति है, आतंक है और जिहाद है। तो ये निर्वासन से ही अभिव्यक्त होता है, जिलावतनी से। तो इसकी जो इस वस्तु सत्य का उल्लेख अपने यहाँ भारतीय साहित्य में, विशेषकर हिंदी में पहले जब होता था, तो आप यहूदी वस्तु सत्य को लेते थे, आप यहूदियों के साहित्य से लेते थे। लेकिन ये रोज़मर्रा का सच घटित हो रहा था भारतीय साहित्य में। इस तरह से जो पिछले 30 वर्ष में कश्मीर से आए निर्वासित कहानीकारों ने, उपन्यासकारों ने, कथाकारों ने, कवियों ने जो साहित्य रचा, ये एक निर्वासन चेतना का साहित्य है। और इसका केंद्रीय बिंब, जो मैंने पहले भी कहा, घर है, उखड़ना है, और मजबूरी में वो बलात् आपको क्या कहेंगे उसको, खदेड़ना है। तो ऐसे में आप एक और संघर्ष कर रहे हैं। तंबुओं के शहर फैल रहे हैं जम्मू में, उधमपुर में, और जम्मू में खुद जम्मू शहर के बाहर कम से कम 20-22 जगह पे तंबुओं के शहर बन गए जो शरणार्थी कैंप थे। फिर कठुआ हुआ, फिर आपका पंजाब में गया, फिर आपके धर्मशाला, कांगड़ा,
पंजाब, अमृतसर, चंडीगढ़, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, कहाँ कहाँ नहीं फैले, क्योंकि ये एक आपदा थी। और इस आपदा में जब इसका लेखक लिखेगा तो वो कोई फिल्मी गाने नहीं लिखेगा, उसकी चेतना बदलती है, वो अपना सत्य लिखेगा। और ये जो सत्य है ये निर्वासन साहित्य ने लिखा, और इतना केवल कवियों ने नहीं किया ऐसा, और अलग अलग भाषाओं में लिखा गया, वो मैंने बताया पहले भी। यहाँ के चित्रकारों ने इसको लेकर के अभिव्यक्ति दी, चित्रकारों ने निर्वासन चेतना की पेंटिंग्स बनाई, संगीतकारों ने धुनें बनाई, हॉलोकॉस्ट धुनें बनाई, और इतना ही नहीं, मूर्ति शिल्प सामने आए। और लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे इस साहित्य में, हालांकि इस पे बात नहीं की जा रही है, नहीं की गई, चुप्पी धरी गई हमारे जेनोसाइड पर। और दुख ये इस बात का है कि हमारे जो समकालीन थे या हमारे जो अग्रज कवि थे, सब के सब एकदम चुप रहे। उनके राजनीतिक कारण है, उनके पूर्वाग्रह हो सकते हैं, या उन्हें असमंजस की स्थिति थी, बोले ना बोले, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ सहानुभूति जरूर करते थे। लेकिन अभिव्यक्ति सार्वजनिक किसी भी साहित्यकार ने 2 एक 3 अपवाद छोड़ के किसी ने नहीं, पत्रकारों ने नहीं किया, बल्कि हमारे खिलाफ झूठ ही बोला गया। तो ऐसे में ये जो साहित्य हमारा आया सामने, इसमें वो बात भी है, दुख भी है, प्रतिरोध है, और एक उस ओढ़ी हुई खामोशी के प्रति भी एक आश्चर्य है। कुल मिलाकर के आप देखिए, इसमें प्रतिरोध जरूर है, हिंसा का, मजहबी उन्माद का, अलगाववाद का, आतंक का, भारत विरोध का विरोध है, लेकिन इसमें कहीं भी किसी भी कवि को आप नहीं ले सकते, एक कविता तक उल्लेख नहीं कर सकते हैं जहाँ घृणा के बदले घृणा आई हो, जहाँ प्रतिशोध की भावना आई हो। वो आ ही नहीं सकती है, क्योंकि हमारे जीन्स में नहीं है। कश्मीर में 1000 साल तक बुद्ध धर्म रहा है, बुद्ध ने करुणा जो दी है वो कश्मीरियों के डीएनए में है, खासकर हमारे डीएनए में है। हमने कभी बंदूक नहीं उठाई, उस भाषा का इस्तेमाल नहीं कहा, लेकिन अपना दुख जरूर कहा। हमारे कहने से जरूर असुविधा हुई, आज तक हो रही है लोगों की, लेकिन हम उसकी परवाह नहीं। अग्निशेखर जी की मधुर स्मृतियों की कुछ झलकियां। विभाजन की पीड़ा से उत्पन्न परिस्थितियों ने एक रचनाकार को कब सामाजिक कार्यकर्ता में बदल दिया। वो एक नहीं, 2 नहीं, करोड़ों की आवाज बन मुखरित हुए। परिस्थितियों ने मुझे एक्टिविस्ट की भूमिका में भी उतारा। कवि होने के साथ साथ मैंने कविताएं लिखी, मैंने शब्द और कर्म दोनों से मैं लोगों के लिए लड़ा, उनके साथ खड़ा हुआ। जहाँ तक मेरे एक्टिविज्म की बात है, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ संगीतकार, चित्रकार, कवि, उपन्यासकार, कलाकार, तमाम तरह के लोग, और आम आदमी, किसान, आम आदमी जो खेती बाड़ी करता था, जो दुकान करता था, जो सरकारी नौकरी में था, हम लाखों लोगों की
एक मूवमेंट बनी और उसमें ये सारे लोग उतरे, मैं अग्रणी भूमिका में मैं आया और मुझे उसका कोई ये नहीं है क्योंकि लोगों के साथ आप हैं। और इस तरह एक्टिविज़म के चलते मैंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भी अपनी बात रखी, निर्वासित लोगों के मानव अधिकारों की बात रखी और एक कवि एक्टिविस्ट के नाते रखी। मतलब आपको शायद मालूम नहीं होगा, मैं अकेला ऐसा कवि हूँ हिंदी का जिसने हाउस ऑफ कॉमन्स में के एनेक्सी में प्रेजेंटेशन की है, जिसने अमेरिका के वाइट हाउस की एनेक्सी में की है और कई सेनेटर थे। मैं अकेला कवि हूँ जो न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी में बोला हूँ, मैं हेग में बोला हूँ, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे बोला हूँ और मैं पेरिस हो ये जगह जो है, और इसी तरह अपने यहाँ भी जगह जगह में बोला हूँ। लेकिन मैंने कहीं भी कभी भी अपने एक्टिविस्ट को अपने कवि पर हावी नहीं होने दिया है। आप मेरी कविताओं में देख सकते हैं एक्टिविस्ट जो मेरा कवि है अंदर और कवि में एक समन्वय है और ये परिस्थितियां करती हैं आपको। मैंने कहा ना शुरू में, ये इतने विस्थापन मेरे साथ रहे और इस जो निर्वासन है इसके खिलाफ मैं कविताओं से लड़ रहा हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ सब लोग हैं। ये जो वो केदारनाथ अग्रवाल की कविता याद आ रही है पंक्ति, मुझे प्राप्त है जनता का भल, वो बल मेरी कविता का बल, मैं उस भल से शक्ति प्रबल से एक नहीं 100 साल जीऊंगा। और 100 साल की जब आप बात करें, आप भविष्य की बात कर रहे हैं, और कैसे भविष्य की? बेहतर भविष्य की, जहाँ धर्म के आधार पर, जहाँ मजहब के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। हम कश्मीर लौटना चाहते हैं यार, और कश्मीर में बसना चाहते हैं, एक साथ बसना चाहते हैं। उस जो नकार है उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, चाहे किसी को पसंद हो ना पसंद हो, हम लड़ेंगे। और मुझसे कई लोगों ने कहा कि यार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इससे तुम अकेले पड़ जाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं है, एकला चलो रे। तो मैं किसी को खुश रखने के लिए अपनी नीति क्यों बदलूं? मैं उनको या इनको उनकी खुशामद के लिए कविताएं ऐसी क्यों लिखूं? मैं बुद्धि से नहीं लिखता हूं, मैं दिल से लिखता हूं और बुद्धि के रास्ते कविता बाहर आती है। और इसलिए मुझे पुरस्कारों की चिंता नहीं। अरे 2010 में मुझे जम्मू कश्मीर राज्य साहित्य अकादमी का 51,000 वाला पुरस्कार मिला। मैंने ठुकराया कवि के स्वाभिमान। सबसे पहला कवि मैं हूँ जिसने उन दिनों इतने वर्षों में मैंने ठुकराया। मुझे चिंता नहीं है, आप समीक्षा नहीं करेंगे, आलोचना नहीं करेंगे, विशेषांक नहीं निकालेंगे। अरे मत करिए यार, कुछ नहीं होता है। मेरा पाठक, मेरा आलोचक भविष्य है। आप मत पढ़ो। और भविष्य पुरातत्व वेता की तरह होता है, वो खोजेगा आपको, भले ही नकार करो, कुछ नहीं होता है। क्योंकि आप इस देश में सौहार्द के लिए, आप इस देश में भाईचारे की पुनर्स्थापना के लिए लिख रहे हैं। तो आपने पूछा मेरी किताबों के, मेरे 5-7 पुस्तकें हैं, कविता संग्रह 5-6 हैं, अभी 2-1 प्रकाश्य हैं। कोरोना काल की जो आपने बात पूछी, कोरोना काल में मैंने आधुनिक कश्मीरी कविता जो है, जो मास्टर जिंदा कौल और दीनानाथ नादिम से शुरू होती है, आज की तारीख में आप मेरे फेसबुक पे देखिए, मैंने कम से कम 70-80 कवियों को लिया है, उनकी कविताओं के अनुवाद किए हैं। यूँ भी मैं अनुवाद करता रहा हूँ। जबलपुर से जो पहल आती है, पहल 36 का जो कश्मीर खंड है, वो मैंने संपादित किया, मैंने चयन किया, अनुवाद किया है। आपके भोपाल से जो वसुधा निकलती है, प्रगतिशील वसुधा, उसका सारा कश्मीर विशेषांक मेरा किया हुआ है, मुख्य रूप से मेरा किया हुआ है, उसमें मैंने अनुवाद किए। तो इस तरह मैंने अभी अनुवाद की एक पुस्तक आएगी, निर्वासन चेतना की कश्मीरी कविता, और भी कई योजनाएं हैं। और मैंने कोरोना काल में खूब अनुवाद किए, खूब अनुवाद किए, और मैं मैं सक्रिय रहा। और मुझे जो अपने मित्र हैं, अपने जो लेखक हैं, उनके साथ शिकायत होने के अलावा भी हम गहरे उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि मेरी अग्रज पीढ़ी है। जब हम लिख रहे थे तो हमारे दिमाग में कौन होते थे? मंगलेश अब्राल, राजेश जोशी, अरुण कमल, अक्षय कुमार, वीरेंद्र डंगवाल, ये सारे लोग जो हमारे दिमाग में होते थे, जो मुझसे अग्रज पीढ़ी थी। बात दूसरी है कि इनसे शिकायतें नहीं हमारी हैं, उन्होंने मुँह नहीं खोला। हाँ, अलग रूप से जैसे इन्होंने लिखा, जैसे ब्लर्ब लिखे, उदय प्रकाश ने, मेरे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने ब्लर्ब लिखा, राजेश जोशी ने लिखा, और मंगलेश डबराल जी ने तो क्षमा कौल के बादलों में आग संग्रह का ब्लर्ब बहुत अच्छा ब्लर्ब है।
तो इस तरह वो व्यक्तिगत रूप से तो जुड़े, लेकिन कलेक्टिवली जो होना चाहिए था वो किसी ने नहीं किया। उसके बाद भी क्या है, हमारा जो संघर्ष है निर्वासन साहित्य, उसका उद्देश्य है भाईचारे की, उसका उद्देश्य है भारतीय अस्मिता की और उसकी मनीषा की वापसी और सौहार्द की वापसी। और वो तभी होगी जब किसी भी मजहब के आधार पर, आस्था के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो। आप समान रूप से जी सकें, सिर खड़ा करके अपने को कवि कह सकें, अपने को मनुष्य कह सकें। यही उद्देश्य है हमारे शब्दों का, हमारे साहित्य का, हमारे जीने का। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुमन द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अग्निशेखर जी कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। आपकी आवाज़ आज नहीं तो कल, एक नहीं करोड़ों लोगों के मन के कोने तक अवश्य पहुँचेगी और निसंदेह वो ज़रूर इससे सीख लेकर हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ सके। बहुत बहुत